आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेपेन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी साहब। गौतम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे शो के लिए। सबसे पहले सर, बाजार के डायरेक्शन पर ही एक बार राय लेना चाहता हूँ। वैसे लोगों की चिंताएं कम तो हुई है, चिंताएं कम होना अलग बात है, कॉन्फिडेंस लौटना अलग बात है। क्या कॉन्फिडेंट हो चुके हैं या कुछ और ऐसे ट्रिगर्स बाकी हैं जिनको देखना है हमें, जिनके बाद थोड़ा जोश बढ़ेगा, ऐसा हिम्मत बढ़ेगी? जरा समझाएं सर बाजार के डायरेक्शन को। मुझे लगता है कि पिछले 2 दिनों में एफआईज़ की जो बाइंग जिस रफ्तार से बाइंग आई है 1600 करोड़ पिछले 2 सेशंस में नेट पॉजिटिव नंबर जो आया है, मुझे लगता है उसकी वजह से मार्केट को शायद लग रहा है कि जो पिछले मैं बोलूँ करीबन 18 से 20 महीनों तक जो लगातार सेलिंग आया है मार्केट में एफआईज़ की तरफ से, वो शायद रुक गया है। अभी ये रुक गया है या नहीं, या ये वापस शुरू होगा उनका बेचना, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब जून का महीना जब देखें तो जून में करीबन, और मेरे नंबर में अभी वही यही देख रहा हूँ, जून में करीबन सवा 5 बिलियन डॉलर का सेलिंग आया एफआईएस का। और जुलाई में मुझे लगता है कि अब ये जो 1600 करोड़ जो मैंने बताया पिछले 2 सेशंस में जो बाइंग आई हुई है, उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में आई है, एंड आई होप इट सस्टेन्स। ये ना होए कि वापस सेलिंग शुरू हो जाए एफआईएस का। लेकिन इफ द उनका सेलिंग जो रुक भी जाए या कम हो जाए ना, मुझे लगता है मार्केट के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। हम्म, सबसे बड़ा ट्रिगर अब आगे चलते हुए वो यही है कि एफ की बिकवाली रुक जाए, और वो होती हुई दिख भी रही और उसका जोश आपको दिख भी रहा है। अब आइए सर, नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला अगले हफ्ते से। जरा समझाएं कि किस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद की जाए इस सीजन से, और किस तरह की कमेंट्री देखनी होगी हमें खास तौर से। मुझे लगता है कि एक बात जो लोग, या स्पेशली एफआईएस की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको समझनी चाहिए कि पिछले करीबन मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने में जब ये लड़ाई जो मिडल ईस्ट, ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच में जो चल रही थी, और मैं ये मान रहा हूँ कि अभी ये रुक गई है या होपफुली खत्म हो गई है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से भी अभी शिपमेंट शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है कि इंडिया हैज़ बीन क्वाइट रेज़िलिएंट, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मार्केट पे इम्पैक्ट बड़ा होने वाला था, वो काफ़ी काफ़ी मतलब कम हुआ है, और हम लोग वापस 24,000 के ऊपर आ चुके हैं निफ्टी या 50 पे। और मुझे लगता है कि जो इंडिकेटर्स हैं, वो काफ़ी पॉज़िटिव है। आप जीएसटी को देखो, पिछले पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अप्रैल, मई और जून के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जीएसटी कलेक्शन 8.5% ऊपर है। अब ऑटो इंडस्ट्री में देखिए, मारुति पिछले 3 महीनों में मारुति ने सवा 5 लाख गाड़ियों का डिस्पैच किया। महिंद्रा महिंद्रा के जो आंकड़े मैं देखूँ तो महिंद्रा और ये टाटा मोटर्स के जो आंकड़े हैं, दे आर रिकॉर्ड हाइस पे। महिंद्रा इनफैक्ट ने करीबन 60,000 एसयूवीज़ बेची सिर्फ जून के महीने में। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि देयर आर वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स, और जो जिस तरह से मार्केट को डर था कि ये वॉर की वजह से, और जिस तरह से करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, ऑयल में बढ़ावट आई, मतलब ऑयल का भाव जो डबल हो गया वॉर के पहले से, वो मुझे लगता है कि वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट और मोदी जी को। जिस तरह से उन्होंने ऑयल और गैस के इंपोर्ट संभाले हैं, और इकोनॉमी में मिनिमम इम्पैक्ट आया है, मुझे लगता है कि दैट पॉजिटिविटी में ये अपने को आने वाले जो रिजल्ट्स है जो आपने बताया अगले हफ्ते से शुरू होंगे, विल बी एक्चुअली सरप्राइजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े आ रहे हैं बैंक्स से, और आप देखिए ये नंबर काफी मजबूत है। करीबन 17% लोन ग्रोथ दिखा रहा है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, और जब मैं देखता हूं एचडीएफसी बैंक 11%, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 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 लोन ग्रोथ की बात कर रहा हूं। एक्सिस बैंक 19% लोन ग्रोथ, कोटक महिंद्रा बैंक 15% लोन ग्रोथ,
जब ये नंबर आप देखें तो ये लगता तो नहीं है कि ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें ऑयल और करेंसी की के बावजूद ये ग्रोथ नंबर्स दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन अ वी विल हैव अ गुड एंड अ पॉजिटिव सरप्राइज़ ऑन द अर्निंग्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो कंपनियों के नतीजे थोड़े दमदार मजबूत रहने की उम्मीद है। एक और राय आपसे लेना चाहता हूँ सर, आईटी शेयरों पर जी। खरीदेंगे, बेचेंगे या अभी करेंगे इंतजार? अभी करेंगे इंतज़ार। और उसकी वजह यही है कि लोग मुझे बार-बार पूछते हैं, इन्वेस्टर जो हमारे फंड में है, कि आपके यहाँ कोई भी, आपके फंड में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है। और मैं कहता हूँ कि भई ये देखिए, आईटी पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल और एंड ईयर टू डेट में देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट। यस, बीच में इन्फोसिस 5% या 6% भाग गया, या टीसीएस में थोड़ी बढ़ावट आई, बट वापस इट इज़ करेक्टेड। तो मुझे लगता है कि आईटी में अभी भी जिस तरह से एआई का इम्पैक्ट आ रहा है और आगे जाके आने वाला है, आईटी कंपनीज़, इंडियन आईटी कंपनीज़ ने अब तक साबित नहीं किया है कि ये एआई का इम्पैक्ट हमारे लिए कैसे पॉज़िटिव हो सकता है। और जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने करीबन 2% एम्प्लॉइज़ को, मतलब निर्णय लिया है कि उनको निकाल देंगे। तो ये इम्पैक्ट अभी भी जारी है, और एआई का जो पॉज़िटिविटी जो इंडियन आईटी कंपनीज़ बार-बार बोलती है, उसका अभी भी इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट अर्निंग्स में तो नहीं दिख रहा है। तो फिर ऐसे बाजार में कहाँ आप पैसा लगाना पसंद करेंगे सर? हमने करीबन 12 पिछले 12-15 महीनों में ऐसे ऐसे कुछ क्षेत्र है और सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने हेवीली इन्वेस्ट किया है, एंड दे हैव टच वुड डन वेरी वेल। डेटा सेंटर्स, पावर, सेमीकंडक्टर्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एक्सपोर्टर्स। और एक्सपोर्टर्स में मुझे लगता है कि जिस तरह से अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, हालाँकि जिस तरह से गिरा अपना इंडियन रूपी हैज़ फॉलन, वो ज़रा डरावना था, लेकिन अभी जो है सो है, अभी 95 पे रुक गया है। सो इट इज़ पॉज़िटिव फॉर एक्सपोर्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि यूएस एफ और इंडिया एफटीए, ईयू इंडिया एफटीए और यूके इंडिया एफटीए, ये जो 3 बड़े एफटीए साइन हो रहे हैं, अ, और मुझे लगता है आने वाले चंद महीनों में ये एफटीए साइन हो जाएँगे, और इससे मुझे लगता है कि बड़ा प्रभाव, पॉज़िटिव प्रभाव पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स पे। तो दिस इज़ द अदर सेक्टर जो हम लोग हमने एक कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्टर ले चुके हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन और भी हम लोग इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। गौतम सर, काफ़ी लोग मान रहे हैं कि अब कुछ कुछ नई थीम बनेगी इस मिडिल ईस्ट वॉर के बाद, स्पेशली एनर्जी को लेकर जिस तरह की समस्याएं हुई है। क्या आपको लगता है कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं आने वाले 5-10 साल के लिहाज से जो नई थीम के तौर पर उभर कर आए और जहां पर एक अच्छी वेल्थ बन सकती है? मुझे लगता है कि ये इन इन अ मैं मतलब, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट ये वॉर की वजह से और जिस तरह से इम्पैक्ट आया ऑयल प्राइसेस पे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे, और जिस तरह से अपनी अपनी करेंसी में गिरावट आई, मुझे लगता है कि सरकार ने निर्णय ले चुके हैं अंदर, जो हम, इट इज़ नॉट पब्लिक, बट मुझे लगता है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इम्पोर्टेड ऑयल और गैस पे डिपेंडेंस अभी कम करना ही पड़ेगा। ऑयल का भाव $65 भी हो जाए ना, मुझे लगता है कि अभी ये शॉक के बाद, और ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये दुनिया में किधर भी इरप्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज मिडल ईस्ट में है, अ, कल रशिया में थी, रशिया में अभी भी चालू है वैसे, मिडल ईस्ट में हुई, और किधर और हो सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल कमोडिटीज़ पे, नॉट जस्ट ऑयल। मुझे लगता है कि सरकार हैज़ रियलाइज़्ड कि ऑयल एंड गैस की सुरक्षा इंडिया में हमको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जिस तरह से ईवीज़, रिन्यूएबल एनर्जी और विंड, सोलर, ये सब क्षेत्र में, न्यूक्लियर में मुझे लगता है वक़्त लगेगा, लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी और ईवीज़ में मुझे लगता है इट विल बी द सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ईरान यूएस इज़राइल वॉर। और मुझे लगता है कि अ,
इस पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। टाटा मोटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी जो पीवी कंपनी है, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो लोग ईवी का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। महिंद्रा ने भी ऐसे भी अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है कि जितने इंडस्ट्रीज़ और सब सेक्टर्स जो है, जो अल्टरनेटिव एनर्जी और पावर और ईवीज़ में इन्वॉल्व्ड है, मैं सिर्फ लार्ज कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन, मुझे लगता है कि देयर विल बी अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी इन द नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स। ऑलराइट, कुछ बड़े मौके इस पूरे स्पेस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और युद्ध के माहौल में कमोडिटीज में भी और भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर कुछ बड़े मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। गौतम सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। बाजार पर और इकोनॉमी पर अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।